नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। देखिए, करंट अफेयर एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। जब भी हम एग्जाम की बात करते हैं तो करंट अफेयर के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम उसी लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो लेवल एग्जाम में पूछा जा सकता है या फिर जिस पैटर्न के क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं वही पैटर्न रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से अभी हम डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑनर्ड विद विच कंट्रीज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड स्पीकर ऑफ नीस्ट मेडल। तो बोलते हैं कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलते हैं किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार स्पीकर ऑफ द नेस्ट मेडल से सम्मानित जो है वो किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी स्पीकर ऑफ द नेस्ट मेडल से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर जब भी आप जीके पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं कि इजराइल जो है ना, इजराइल की पार्लियामेंट का क्या नाम है, तो उसकी पार्लियामेंट का नाम है निस्ट, KNESST। तो स्पीकर ऑफ द नेस्ट मेडल भी जो है वो इजराइल का ही है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो ये अवार्ड वैसे तो कहा गया कि स्पेसिफिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बनाया गया, मतलब पहली बार उनको ही जो है ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो ये पहली बार अवार्ड जो है वो किसको दिया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही दिया गया। और अब देखिए, इजराइल का सिनेरियो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। अब इजराइल यूएसए के साथ मिलकर जो है वो ईरान के ऊपर अटैक कर रहा है। और अभी शुरुआती महीनों में ही जो है ये खबर आई थी कि ईरान के जो सर्वोच्च नेता है आयतुल्ला अली खामेनेई, उनकी जो है वो मृत्यु हो गई। उनको जो है वो यूएसए या फिर इजराइल ने कंबाइंड रूप से जो है वो मार दिए। तो वो भी न्यूज़ें सामने आई, तो वो भी आपने ध्यान रखना है कि ईरान के नेता का नाम क्या है, आयतुल्ला अली खामेनेई, ये जो है वो इनके नेता का जो है वो नाम है। अब यहाँ पर इसके बाद क्या होगा वो तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज यूएसए भी और इजराइल बड़ा एग्रेसिव वे में अटैक कर रही हैं और ईरान भी झुकने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान भी जो है वो बड़े अग्रेसिव वे में जो है वो रिप्लाई उसका कर रहा है। अभी देखिए, पहले वेनेजुला था, वेनेजुला के ऊपर इन्होंने अटैक किया और वेनेजुला की तो सीधा ही प्रेसिडेंट को वहाँ से उठा लिया। अब दूसरा यहाँ पर इन्होंने जो है वो ईरान को टारगेट किया है, परंतु ईरान और वेनेजुला को कंपेयर भी नहीं कर सकते क्योंकि दोनों की पावर जो है वो अलग अलग है। ईरान के पास जो है थोड़ा पावर जो है वो ज़्यादा भी है, मतलब उनके पास वेपन्स, उनके पास जो उनकी आर्मी है, वेपन्स है, वो चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा हैं। तो ये सब आप यहाँ से ध्यान रखना है। यहाँ से इजराइल की पार्लियामेंट का नाम पता चल गया आपको, निस्ट उसको बोलते हैं, वो आप इजराइल की पार्लियामेंट का नाम जो है वो ध्यान रखना। आगे बोलते हैं, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। तो बोलते हैं कि अभी हाल ही में बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया। बांग्लादेश में भी क्या हुआ, बांग्लादेश में ऐसा हुआ कि शेख हसीना वहाँ की प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी। अब उनके विरुद्ध जो है वो क्या हुआ, उनके विरुद्ध प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गया। वो वहाँ से उनको भागना पड़ा। अब भागना उनको वहाँ से पड़ा और वो यहाँ पर इंडिया में आ जाती हैं। इंडिया में उनको शरण जो है वो दे दी जाती है। अब वहाँ पर क्या था, वहाँ पर इंटरिम गवर्नमेंट बना दी गई। इंटरिम गवर्नमेंट जो बनाई गई, एक नोबेल प्राइज़ विनर है मोहम्मद यूनुस, उनकी अध्यक्षता में जो था वो बना दी गई। अब इंटरिम जो सरकार बनाई गई थी उसने कहा था कि हम इलेक्शन जो है वो करवाएंगे। अब वहाँ पर इलेक्शन हो गए हैं और फाइनली वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिए गए हैं। जो प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं वो तारिक रहमान बनाए गए हैं। तारिक रहमान, इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तारिक रहमान को बांग्लादेश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इससे पहले कौन था, तो इससे पहले शेख हसीना भी रह चुकी हैं और काफ़ी टाइम तक रह चुकी हैं। अब शेख हसीना इंडिया में है। और दूसरा आप यहाँ पर ये ध्यान रखना कि बांग्लादेश की स्थापना जो था वो कब हुई थी। बांग्लादेश वैसे पाकिस्तान से अलग हुआ था और इंडिया ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो था वो प्ले किया था। इंडिया ने इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था कि एक नई कंट्री बनकर आती है, जो नई कंट्री बनकर आती है उसको बांग्लादेश नाम दिया जाता है। और ये बांग्लादेश बना कौन से ईयर में था, तो ये 1971 में जो है वो एक अलग नई कंट्री के रूप में जो था वो बनकर सामने आया था। तो ये सब आप यहाँ पर ध्यान रखना कि बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री कौन है, बांग्लादेश कब बना था, इससे पहले कौन होता था, मोहम्मद यूनुस कौन है, उनका भी ये ध्यान रखना है आपने कि मोहम्मद यूनुस कौन है। ठीक है, ये सारी की सारी देखो लड़ाइयाँ जो हो रही हैं यहाँ पर ना, ये नाम नोबेल प्राइज़ का नाम जो है वो बड़ा कॉमन जो है वो कहीं ना कहीं पर आता है। ट्रम्प बोलते थे कि उनको नोबेल पीस प्राइज़ चाहिए, उनको नहीं मिला। वो वेनेजुला की जो है वो मचादो को मिल गया, तो उन्होंने क्या किया, अब मचादो ने जो है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प को जो है ये प्राइज़ जो है वो दे दिया है। एक सिनेरियो वो हुआ। बांग्लादेश में जब सरकार बनती है तो वहाँ पर भी नोबेल प्राइज़ विनर थे, उनका इंपॉर्टेंट रोल जो है वो रहा। अब इजराइल ने क्या किया था ना, इजराइल ने इजरायली प्राइज़ जो था, इजराइल का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है, ये भी दिया था। और ये जो है वो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा जो है वो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को जो था वो दिया गया था।
ठीक है। तो ये जो है वो एक तरह से पीस प्राइज इसको रिकॉग्नाइज किया गया, इजरायली पीस प्राइज, तो ये भी ट्रंप को दिया गया। अब उसी तरह ना पीस प्राइज पहले ट्रंप बोलते थे कि उनको दिया जाए, उनको तो नहीं दिया गया। वैसे ही ना फीफा के द्वारा भी एक नया प्राइज़ बनाया गया, फीफा के द्वारा जो है जो प्राइज़ बनाया गया वो भी ट्रंप को जो है वो दिया गया, उसको फीफा पीस प्राइज़ जो है वो बोला गया। और फीफा पीस प्राइज़ किसको दिया गया, वो भी डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो दिया गया। तो इस तरह से ये प्राइज़ भी कहीं ना कहीं पर एक कॉमन सब जो है वो निकल कर कहीं ना कहीं पर आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बिकेम दी फर्स्ट वर्ल्ड लीडर एंड पॉलिटिशियन टू हिट 100 मिलियन फॉलोअर ऑन इंस्टाग्राम। तो बोलते हैं कि हाल ही में इंस्टाग्राम पर जो बोलते हैं 100 मिलियन फॉलोअर को हिट करने वाले विश्व के नेता और राजनेता जो हैं वो कौन बने हैं। तो विश्व के राजनेता जिनके 100 मिलियन जो है वो फॉलोअर इंस्टाग्राम पर हो गए हैं वो बने हैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अपने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसे पॉलिटिशियन जो हैं वो बन गए हैं जिनके जो है वो इंस्टाग्राम पर हाईएस्ट फॉलोअर हैं। हाईएस्ट फॉलोअर उनके हैं, तो उनके जो है वो लगभग 100 मिलियन जो है वो फॉलोअर इंस्टाग्राम पर जो है वो हैं। अब यहीं पर जो है वो कुछ और चीज़ें भी आपने जो है वो ध्यान रखनी है। यहाँ पर क्या आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर एक तो बात आपने ये ध्यान रखनी है कि इंस्टाग्राम की जब बात हो रही है तो पहले तो आप हमारा ऑल एग्ज़ाम का जो इंस्टाग्राम पेज है ऑल एग्ज़ाम ऑल एग्ज़ाम 31 कर आपको लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल भी जाएगा। वैसे वहाँ पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम भी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ साझा करते रहते हैं, जैसे कि पेपर निकले हैं, इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन है, कुछ ऐसी चीज़ें बताते रहते हैं जो आपको अपडेट रखती हैं। मतलब इंस्टाग्राम पर अगर आपने ज्वाइन किया होगा तो स्क्रॉल करते करते आपको वहाँ पर जानकारी भी मिल जाती है। तो इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर लेना। वैसे तो इंस्टाग्राम पर ऑल एग्ज़ाम कर पेज है, शायद अगर आप ऑल एग्ज़ाम 31 इंस्टाग्राम पर भी सर्च करेंगे तो आपको हमारा इंस्टाग्राम पेज जो है वो मिल जाएगा। तो इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करना। टेलीग्राम पर भी आप ऑल एग्ज़ाम 31 करके हमें फॉलो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री होस्ट AI इम्पैक्ट समिट 2026। तो बोलते हैं कि ये जो AI समिट हुई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट हुई, ये बोलते हैं किसकी मेज़बानी, इसकी ये जो सम्मेलन हुआ इसकी मेज़बानी 2026 में किसके द्वारा की गई। तो AI समिट की जो मेज़बानी की गई 2026 में वो किसके द्वारा की गई, अपने देश भारत के द्वारा जो था वो की गई। AI समिट वैसे भी जो है वो सबको पता चल गया, पता ऐसे चला कि वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी आती है, वो यूनिवर्सिटी वहाँ पर एक रोबो डॉग दिखाती है और वो रोबो डॉग मेड इन चाइना था। हालांकि ये समिट AI समिट जो है वो इंडिया में हो रही है, इंडिया अपनी अचीवमेंट्स इसमें दिखा रहा है और कंट्रीज़ भी यहाँ पर आ रही हैं, परंतु यहाँ पर ये बहुत ही हैरानी की बात हुई कि जब चाइना जैसी कंट्री का जो है वो रोबो वहाँ पर इंडिया का दिखाकर जो है वो शो किया गया, तो जब ज़्यादा चर्चा में जो है वो वहाँ से ये AI समिट जो है वो आ गई। इससे पहले 2025 में जब हुई थी तो 2025 में ये फ्रांस में जो था वो हुई थी और अभी जो 2026 में हुई तो ये इंडिया में हुई। 2025 में हमने पढ़ लिया था उसी टाइम की 2026 की समिट को जो है वो इंडिया ही होस्ट करेगा इस AI समिट को। अब इसके बाद जो है वो 2027 की समिट जो है वो होगी। 2027 की जो समिट होगी वो कहाँ पर, कौन सा देश जो है वो उसको जो है वो होस्ट करेगा, तो उसको देखिए उसके लिए कहा गया है स्विट्ज़रलैंड उसको जो है वो होस्ट करेगा। स्विट्ज़रलैंड जो है वो AI समिट को जो है वो जेनेवा में 2027 में जो है वो होस्ट करेगा। तो स्विट्ज़रलैंड का ध्यान रखना है कि स्विट्ज़रलैंड के प्रेसिडेंट के द्वारा जो है ये कह दिया गया है कि 2027 की जो AI समिट होगी वो जो है वो हम जेनेवा में जो है वो होस्ट कर देंगे। ठीक है जी, तो ये जानकारी आपको यहाँ से मिली। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड चेंजिंग द नेम ऑफ स्टेट फ्रॉम केरला टू केरलम अंडर विच आर्टिकल। तो बोलते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस अनुच्छेद के तहत राज्य का नाम केरल से केरलम करने को जो है वो मंजूरी दी है। यहाँ पर केरलम कर लीजिए, अब केरलम पड़ जाएगा, ये मलयालम नाम एक तरह से जो है वो आ जाता है केरलम। तो केरला की बड़ी पहले से ही मांग थी कि भाई हमारा नाम ना चेंज कर दो, हम जो है ना चाहते हैं कि हमारा नाम केरला से केरलम हो जाए, परंतु अभी तक ये पूरी तरह से नहीं हुआ है। अभी तक तो सिर्फ केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है, सेंट्रल जो कैबिनेट है ना, उसके द्वारा ही इसको मंजूरी जो है वो दी गई है। और ये जो मंजूरी दी गई है ना, ये आर्टिकल नंबर 3 के तहत जो है वो दी गई है। ऑप्शन सी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 3 के तहत ये मंजूरी दी गई है
देखो ये जो आर्टिकल नंबर 3 है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बात करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट की, या फिर किसी स्टेट की बाउंड्रीज को अल्टर करना है, आगे पीछे करना है, कम ज़्यादा करना है, तो उसकी ये बात करता है। और जो बाउंड्रीज के अलावा जो है वो किसी भी स्टेट का जो एग्जिस्टिंग नेम है वो चेंज करना है। ठीक है, तो नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट इनके केरला का नाम केरलम किया जा रहा है, तो ये आर्टिकल नंबर 3 के तहत जो है वो आता है। अब आर्टिकल नंबर 3 जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में जो है वो आता है? ध्यान रखना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1 किसकी बात करता है? ये यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात जो है वो करता है। और पार्ट 1 में जो आर्टिकल आते हैं वो आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 तक जो है वो आर्टिकल आते हैं। आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4 जो है वो किस में आते हैं? ये जो है वो आते हैं हमारे पार्ट नंबर 1 में। तो बस इतना यहाँ से ध्यान रख लिया, इतना काफ़ी है ध्यान रखने के लिए। बाकी जैसे जैसे अपडेट्स मिलती रहेंगी केरला के बारे में, केरला से कैसे केरलम बन रहा है, क्या पूरी प्रोसेस चल रही है, वो हम पढ़ते रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं HPRC के अपकमिंग पटवारी एग्ज़ाम के लिए और साथ में पंचायत सेक्रेटरी एग्ज़ाम के लिए, दोनों एग्ज़ाम को आप एक साथ टारगेट करना चाहते हैं, तो हमने एक टेस्ट सीरीज चलाई हुई है। टेस्ट सीरीज का जो स्लॉट 4 है, इसमें आप इन दोनों टेस्ट सीरीज को एक साथ हिट कर सकते हैं। इससे आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा और 2 एग्ज़ाम्स की तैयारी आप एक साथ जो है वो कर पाएंगे। देखिए, अब ये कहेंगे आप कि आप पूरा का पूरा पेपर ही सॉल्व कर लेंगे, तो वो तो गारंटी नहीं दी जा सकती, परंतु मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको सक्सेस के नज़दीक जितना हम पहुंचा सकते हैं उतना इसमें पूरी हेल्प जो है वो आपकी की जाएगी। दूसरा, जितना आप पॉजिटिव रहकर जो है वो इस टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो आपको देखने को भी मिलेगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप किस मंशा के साथ जो है वो तैयारी जो है वो करते हैं। ठीक है जी, तो अगर आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसका सिलेबस थोड़ा हटके है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसकी टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे साथ में ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है, तो उस टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वो अलग से टेस्ट सीरीज है और वो टेस्ट सीरीज जो है वो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट स्पेसिफिक एग्जाम है, उसको आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। तो इन दोनों टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में उसके लिंक जो है वो दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। बोलते हैं व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 की जो है वो यहाँ पर बात की गई है कि इंडिया का जो है वो इसमें क्या रैंक जो है वो रहा है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 का भी आया है और इसमें इंडिया का रैंक 75th जो है वो रहा है। इंडिया ने 2025 के मुकाबले थोड़ा इम्प्रूवमेंट भी अपने रैंक में की है और इंडिया का जो जिनके पास पासपोर्ट है वो बोलते हैं अलाउ वीज़ा फ्री और वीज़ा ऑन अराइवल एक्सेस टू 56 डेस्टिनेशन। 56 ऐसी डेस्टिनेशन है जहां पर या तो वो वीज़ा फ्री जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं या फिर वीज़ा ऑन अराइवल, जैसे ही वो पहुंचते हैं उनको अराइवल पर ही वीज़ा मिल जाएगा। ये सुविधा जो है वो उनको दी गई है। 56 कंट्रीज जो है वो ऐसी हैं। अगर हम इसमें टॉप रैंक की बात करते हैं तो सिंगापुर का जो है वो टॉप रैंक इसमें जो है वो रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, सिंगापुर का इसमें जो है वो टॉप रैंक जो है वो रहा है। सिंगापुर का टॉप रैंक रहा है, इंडिया का जो है वो 75th रैंक रहा है। तो इंडिया के रैंक में भी कोई डाउट जो है वो आपको नहीं रहना चाहिए। इंडिया का रैंक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको ज़रूर ध्यान रखना कि इंडिया का जो है वो क्या रैंक है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के बाद और एक तो देखो, जब आप नोट्स बना रहे हैं ना और हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो एक ऐसा काम करना, आपकी करंट अफेयर की जो आपकी किताब है, कॉपी है, एक कॉपी नोट्स जो बना रहे होंगे उसमें एक इंडेक्सेस का अलग ही पेज बना लेना। ठीक है, अलग ही पेज बना लेंगे तो उसमें आपको करंट अफेयर्स की अपडेट हम जो है वो देते रहेंगे। अगर उसमें जैसे कि इंडेक्स हो गए ना, तो इंडेक्स का एक अलग ही पेज बन गया आपका। अब जितने भी इंडेक्स आएंगे, जब भी करंट अफेयर हम पढ़ेंगे तो आप वहाँ पर इंडेक्स नोट करते रहना और आपको जो है वो क्या होगा, जैसे आप वहाँ पर नोट करते रहेंगे तो जब रिवाइज करेंगे तो एक ही पेज से ये सारी चीज़ें रिवाइज कर पाएंगे। आगे बोलते हैं वेयर वॉज अफ्रीकन यूनियन समिट 2026 हेल्ड। तो बोलते हैं कि अफ्रीकन यूनियन समिट हुई है। ये अफ्रीकन यूनियन समिट बोलते हैं 2026 की जो है, ये बोलते हैं कहाँ पर जो है वो हुई है। तो ये इथोपिया कंट्री में हुई है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अफ्रीकन यूनियन की बात करते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन है। अफ्रीकन यूनियन की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना वर्ष 2002 में जो था वो हुई थी। वर्ष 2002 में अफ्रीकन यूनियन की स्थापना हुई। डरबन में इसकी स्थापना हुई थी। साउथ अफ्रीका में जो था वो इसकी स्थापना हुई थी। अफ्रीकन यूनियन के हेडक्वार्टर की बात करते हैं कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है।
तो इथोपिया में इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है, परंतु इथोपिया में कहाँ पर? इथोपिया के अदीस अबाबा में इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है। कहाँ पर? अदीस अबाबा में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इथोपिया की बात हो रही है यहाँ पर बार बार, तो इथोपिया की जो कैपिटल है वो क्या है? ठीक है, वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इथोपिया की कैपिटल, तो वो अदीस अबाबा यही जो है वो कैपिटल है, जहाँ पर ये अफ्रीकन समिट जो है, जहाँ पर ये जो है वो अफ्रीकन जो यूनियन है उसका हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है। तो अफ्रीकन यूनियन का आपको पता चल गया कि इसकी जो समिट हुई 2026 का ये सम्मेलन हुआ, ये कहाँ पर हुआ, इसकी जो स्थापना थी वो कब हुई थी, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर जो है वो स्थित है। आगे बोलते हैं, व्हाट इज नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी। तो बोलते हैं कि भारत की पहली व्यापक राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति और रणनीति का क्या नाम है? तो अभी बोलते हैं कि इंडिया की जो है वो पहली कॉम्प्रिहेंसिव एक नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी और स्ट्रेटजी बनाई गई है, जिसको नाम दिया गया है प्रहार कर। प्रहार, इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो टेररिज्म को काउंटर करने के लिए ये प्रहार जो है वो स्टार्ट किया गया है, और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जो है वो स्टार्ट किया गया है। इंडिया का पहला ये कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी जो है वो है। और इसमें आप और भी क्या कुछ याद रख सकते हैं, ये प्रहार जो है ना वो 7 पिलर्स के ऊपर जो है वो बेस्ड है। इसमें एक पी आता है, एक आर आता है, एक ए आता है, एक एच आता है, और 2 बार जो है वो ए आता है, 2 बार ए आता है और 1 बार आर आता है। प्रहार का मतलब है प्रिवेंशन, रिस्पॉन्स, एग्रीगेशन, ह्यूमन राइट, एट्यूटेटिंग और अलाइनमेंट और रिकवरी। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें आती हैं प्रहार में। तो प्रहार कितने पिलर्स के ऊपर बेस्ड है? बेसिकली ये 7 पिलर्स के ऊपर बेस्ड है, और क्या क्या इनके मतलब हैं वो भी जो है वो आप जो है वो याद रखना प्रहार के बारे में। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ये प्रहार चलाया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत जो है ये जो है वो चलाया गया है। तो ये आप नोट करना यहाँ से। आगे बोलते हैं, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग। हाँ, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की गेमिंग वाली जो ब्रांच है, माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग की बात की गई है कि उसकी कार्यकारी उपाध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसको जो है वो नियुक्त जो है वो किया गया है। अब माइक्रोसॉफ्ट की हम बात करते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और करंट अफेयर में जब यहाँ से कोई क्वेश्चन बन रहा है तो वहाँ पर वो भी आपने ध्यान रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग के जो नए कार्यकारी उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, सीईओ बनाए गए हैं, वो आशा शर्मा को जो है वो बनाया गया है। किसको? आशा शर्मा को जो है वो बनाया गया है। हाई कोर्ट जैसे एग्ज़ाम जो होते हैं ना, उनमें तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार रिपीट हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं वो कौन है। तो सत्या नडेला का नाम यहाँ पर लिखा गया है। ये माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है ना, बेसिकली उसके ये सीईओ हैं। अगर हम बात सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग की करते हैं कि उसके नए कार्यकारी अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसको बनाया गया है, तो वो आशा शर्मा को जो है वो बनाया गया है। कि आशा शर्मा का नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या कम इंपॉर्टेंट है? इनका नाम थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंडियन ओरिजिन की हैं, और इंडियन ओरिजिन महिला ये बनी है जो सीईओ बनी है माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग की। तो ये ध्यान रखना है, ये इंडियन ओरिजिन है। इनका नाम इसलिए जो है वो इम्पोर्टेंट है। पढ़ी बेसिकली ये बाहर से ही है, ठीक है। इनकी जो मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम क्वालिफिकेशंस है वो सारी बाहर से ही जो है वो हुई हैं। बस ओरिजिन है इनका, ये जो आपका इंडिया है ना, ये इनका ओरिजिन है। अगर हम बात करते हैं कि इनकी क्वालिफिकेशन, इनकी पढ़ाई वगैरह जो है वो कहाँ से हुई है, तो इनकी पढ़ाई ना, आपने ये ध्यान रखना है कि इनकी पढ़ाई SC जॉनसन से हुई है, और पढ़ाई मतलब बेसिकली कैरियर वहाँ से इनका शुरू हुआ। फिर ये कार्लसन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में जो है वो जाकर जो है वो काम करती हैं, और माइक्रोसॉफ्ट की जो है ये फिर अभी जो है माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग की जो है वो सीईओ बनी है। बाकी माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ मैंने आपको बता ही दिए। आगे नेशनल साइंस डे की बात की गई है कि नेशनल साइंस डे हर साल मनाया जाता है, परंतु ये मनाया आखिर कब जाता है? अब बोलते हैं नेशनल साइंस डे जो है वो हर साल मनाया जाता है। अब ये जो है वो मनाया जाता है 28 फरवरी को। अब 28 फरवरी को ये मनाया जाता है, ये आपने नोट करनी है बात। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब 28 फरवरी को ही ये क्यों मनाया जाता है? 28 फरवरी को आपने ध्यान रखना है कि इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन जो इंडिया के एक
साइंटिस्ट हैं, इंडियन बेस्ड साइंटिस्ट, जिनका नाम सर सीवी रमन है। सीवी रमन के द्वारा जो है वो लगभग जो है वो बहुत साल पहले 28 फरवरी 1928 को जो है वो रमन इफेक्ट की खोज जो था वो की गई थी। रमन इफेक्ट की खोज इनके द्वारा की गई थी, तो इसलिए ही जो है ये हम 28 फरवरी को जो है वो हर साल मनाते हैं। इनको नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स भी जो है वो दिया जा चुका है। 1930 में इनको नोबेल प्राइज़ फिजिक्स में जो था वो दिया गया था, परंतु इनकी डिस्कवरीज बहुत ही ज़बरदस्त हैं। साइंस में इन्होंने बहुत सारा काम किया सीवी रमन ने, इसलिए इनको जाना जाता है, याद जो है वो किया जाता है। नेशनल साइंस डे आप ज़रूर जो है वो यहाँ पर ध्यान रखना। अब फरवरी महीने के इंपॉर्टेंट डेज एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। पहले तो हमारे पास 1 फरवरी आता है। 1 फरवरी को बजट हर साल पेश किया जाता है, और 1 फरवरी को ही नेशनल कोस्ट गार्ड डे भी जो है वो मनाया जाता है। बोलते हैं कि 1 फरवरी के बाद 2 फरवरी आता है, और 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है वो मनाते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे के बारे में हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था। अभी आप कमेंट कर कर बताएंगे कि प्रेजेंट टाइम में कितनी वेटलैंड जो है वो इंडिया में हैं। और 4 फरवरी की हम बात करते हैं तो 4 फरवरी को श्रीलंका जो है वो आज़ाद हुआ था, तो 4 फरवरी को ये डे मनाया जाता है। और वर्ल्ड कैंसर डे भी 4 फरवरी को मनाया जाता है। 6 फरवरी को जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन जो है वो मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है आपने। 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सिस डे, विश्व दाल दिवस जो है वो मनाया जाता है। 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल साइंस मनाया जाता है। 12 फरवरी को जो है वो नेशनल प्रोडक्टिविटी डे मनाया जाता है, और डार्विन डे भी मनाया जाता है। 13 फरवरी को जो है वो नेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है? ये नेशनल वुमेन्स डे जो है वो 13 फरवरी को जो है वो मनाया जाता है। और दूसरा आपने ध्यान रखना है कि नेशनल लेवल के अलावा इंटरनेशनल लेवल पर जो वुमेन्स डे मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, वो आप कमेंट कर कर बताएंगे, वो काम हो गया आपके लिए। एक वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है, वो भी 13 फरवरी को ही जो है वो मनाया जाता है। और उसी तरह जो है वो 17 फरवरी को जो है वो वैसे तो तिब्बती न्यू ईयर स्टार्ट हुआ इस बार, तो लोसर फेस्टिवल उस टाइम जो है वो मनाया गया। 20 फरवरी को वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस जो है वो मनाया गया। 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया गया। 24 फरवरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 24 फरवरी को जो है वो सेंट्रल एक्साइज डे जो है वो मनाया गया। और उसके बाद आया ये 28 फरवरी। 28 फरवरी को जो है वो नेशनल साइंस डे जो है वो मनाया गया। तो नेशनल साइंस डे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है, इसके बारे में मैंने काफ़ी जानकारी आपको दी, वो सब इसके बारे में ध्यान रखना नेशनल साइंस डे के बारे में। अगले क्वेश्चन में देखिए, बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल टाइटल 2026। तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल टाइटल 2026 किसके द्वारा जो है वो जीता गया है, ये आपने कमेंट कर कर बताना है। ये हम जो है वो इससे पहले पढ़ चुके हैं, और मैंने आपको 2026 के ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल टाइटल के बारे में भी और वुमेन्स सिंगल टाइटल के बारे में भी जो है वो पूरी जानकारी दी है। अभी आप कमेंट कर कर बताएंगे। अगर अच्छा रिवीजन आपको करना है तो आप मेंस और वुमेन्स दोनों ही कमेंट कर कर बता दीजिए। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका भी एक अच्छा खासा रिवीजन जो है वो हो जाएगा। हाँ, टेलीग्राम पर अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना। टेलीग्राम पर आपको वो सब जानकारी दे दी जाती है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है और एग्जाम में आपकी हेल्प जो है वो करती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।